नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम साक्षात्कार पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रस्तावना, साक्षात्कार का अर्थ, साक्षात्कार के उद्देश्य, साक्षात्कार की प्रक्रिया, साक्षात्कार के प्रकार, साक्षात्कारकर्ता के लिए आवश्यक गुण और उपसंहार, इन बिंदुओं पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम प्रस्तावना। प्रकाशनोपयोगी तथ्यों को प्राप्त करने की कला ही साक्षात्कार है। इस साक्षात्कार के अंतर्गत जो प्रकाशन के लिए जो सामग्री चाहिए, उस सामग्री को इकट्ठा करना ही, एकत्रित करना ही साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार और व्यक्तिगत संपर्क द्वारा समाचार की विशद जानकारी प्राप्त की जाती है। साक्षात्कार का उद्देश्य प्रश्नोत्तर के माध्यम से किसी व्यक्ति से उसके खुद के विषय में, उसके विचारों और दृष्टिकोणों के बारे में तथा अनन्य तरह की भी जानकारी प्राप्त करना होता है। साक्षात्कार द्वारा पत्रकार समाचारों से संबद्ध अधिकारी से पक्ष विपक्ष, गुण दोष एवं जनमत के प्रभाव की ठोस बातें ज्ञात करता है। तो यहाँ पे जो साक्षात्कार लेने वाला है, उनका उद्देश्य यह होता है कि समाज के सामने जो संपन्नमूल व्यक्ति हैं, जो हमारे देश या राज्य के नेता हैं, उनकी उनका मत क्या है, लोगों के प्रति उनका मत क्या है, अब जो नया कायदा बन रहा है, नया कानून बन रहा है, उसके प्रति उनकी राय क्या है, और समाज में आजकल जो दौर चल रहा है, नैतिकता की कमी आज खटक रही है, इसको लेकर आपकी राय क्या है। ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं, उन विद्वानों का साक्षात्कार लिया जाता है। और आज कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी के संदर्भ में साक्षात्कारकर्ता क्या करता है, बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनसे वे साक्षात्कार करते हैं और यह सवाल पहले ही तैयार कर लिए जाते हैं और उनका साक्षात्कार लेकर उनके सामने सवाल किए जाते हैं कि कोरोना महामारी कैसे फैल रही है, इसका असर क्या है, आगे चलकर इसके दुष्परिणाम क्या हो गया और कितने दिनों तक यह महामारी रहेगी, इससे बचने के उपाय क्या है, आदि आदि प्रश्न साक्षात्कार लेने वाला वह प्रश्न तैयार कर लेकर जाता है। और उनसे जो जानकारी मिलती है, तो उस जानकारी को संग्रहित करके उसे अपने समाचार पत्रों में छापने का कार्य साक्षात्कारकर्ता करते जाता है। तो चलिए, तो इस साक्षात्कार के अंतर्गत साक्षात्कार पत्रकारिता की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विधा के रूप में हमारे सामने आती है। समाचार प्राप्त करने के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इस विधा का अत्यधिक महत्व दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस युग में साक्षात्कार का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। अखबारों के लिए साक्षात्कार लेते समय संवाददाता साक्षात्कारदाता से बातचीत करता है और इस बातचीत के आधार पर वह साक्षात्कार लिखा जाता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साक्षात्कारकर्ता को साक्षात कैमरे के सामने बिठाकर उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। देखिए, आज जैसे लॉकडाउन का दौर चल रहा है, आज के संदर्भ में साक्षात्कारकर्ता जो है, साक्षात्कारदाता जो है, उनसे जाकर स्वयं मिलना और उन्हें आमने सामने बैठकर विषय की चर्चा करना आज मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए आज के दौर में हम यहाँ बैठे बैठे ही बेंगलोर में, दिल्ली में या दूर सुदूर किसी भी प्रदेश में बैठे हुए व्यक्ति के साथ, संपन्नमूल व्यक्ति के साथ हम क्या करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हुए उनके जो जवाब आते हैं उसे नोट कर लेते जाना पड़ जाता है। तो इसमें उन कैमरे के सामने वो होते हैं और उस कैमरे के सामने हम भी होते हैं, और कैमरे के माध्यम से ही, जैसे कि आज ऑनलाइन टीचिंग जो चल रहा है, देखिए ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूं और इसी वीडियो के माध्यम से आप विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे आज के दौर में इसका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, तो एक इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चलते जो साक्षात्कारकर्ता साक्षात कैमरे के सामने उसे बिठाकर उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। साक्षात्कार लेने की कई तकनीकें हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति को प्रश्नावली भेजकर उसे जवाब भी मंगवाए जाते हैं और फिर उसके जवाबों के आधार पर साक्षात्कार लिखा जाता है। ये नहीं कि साक्षात्कार के अंतर्गत हम उनसे उनके समक्ष बैठकर ही प्रश्न पूछे और उनका जवाब दे, ऐसे भी नहीं होता। कभी कभार सवालों को हम लिख कर उनके पास भेजना होता है और उन्हें जब वक्त मिलता है उस वक्त को निकाल कर वो क्या करते हैं, उस हमारे द्वारा भेजे गए जितने भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब लिखकर वे हमें पोस्ट के माध्यम से या मेल के माध्यम से वह भेज देते हैं। हाँ, आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में सभी के पास समय की भारी कमी है, जिस कारण आजकल टेलीफोनिक इंटरव्यू भी काफी प्रचलन में है। आजकल टेलीफोन के माध्यम से भी इंटरव्यू या साक्षात्कार लिया जाता है। पत्रकारिता चाहे प्रिंट की हो या इलेक्ट्रॉनिक, साक्षात्कार का महत्व इसमें बहुत ही विशेष है। चलिए, साक्षात्कार को लेकर विभिन्न विद्वानों ने उसे अपनी परिभाषा में गढ़ने का प्रयास किया है। तो पहली परिभाषा है, साक्षात्कार अंग्रेजी के शब्द इंटरव्यू का हिंदी पर्याय है, जिसका अर्थ है भीतर झांकना। भीतर झांकने का तात्पर्य है जो विषय के संपन्नमूल ज्ञाता हैं उनके विषय के ज्ञान को बाहर लाने के लिए, उसके विषय के ज्ञान को परखने के लिए उनके भीतर झांकना। किसके माध्यम से? प्रश्नों के माध्यम से झांकना। साक्षात्कार के जरिए पत्रकार सामने वाले व्यक्ति के भीतर झांक कर ही महत्वपूर्ण बातों का पता लगाता है। साक्षात्कार वह विधि है जिसके माध्यम से किसी औपचारिक विषय पर आमने सामने होकर बातचीत की जाती है। सरल शब्दों में साक्षात्कार एक विशेष प्रकार की बातचीत है। आजकल व्यक्तिगत संपर्क के अलावा दूरभाषा द्वारा भी इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। वास्तव में सत्य की तह तक, जो सत्य है, सत्य की तह तक यानी गहराई तक पहुंचने का माध्यम साक्षात्कार है। वास्तव में साक्षात्कार भी एक कला ही है। भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो उद्देश्यपूर्ण बातचीत ही साक्षात्कार है। साक्षात्कार पत्रकारिता की एक अनूठी और विशेष विधा है जिसमें पत्रकार की कुशलता दिखाई देती है। साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं। पहला है अति विशिष्ट या महत्वपूर्ण व्यक्ति से साक्षात्कार, जो समाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरे प्रकार में अनजान व्यक्तियों या बहुत कम प्रसिद्ध व्यक्तियों के साक्षात्कार आते हैं, जो अपने समाचार मूल्य के कारण नहीं बल्कि कुछ अनोखी घटना के कारण समाचार पत्रों में स्थान पाते हैं। साक्षात्कार की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में संवाददाता का व्यक्तित्व काफी महत्वपूर्ण होता है। समाचार संकलन के सभी तरीकों और स्रोतों में साक्षात्कार को सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। साक्षात्कार के उद्देश्य, उद्देश्यपूर्ण बातचीत को ही साक्षात्कार कहा जाता है और साक्षात्कार के कई उद्देश्य हो सकते हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं। पहला है, साक्षात्कार का प्राथमिक उद्देश्य उत्तरदाता के सामने प्रस्तुत होना और उसके व्यक्तित्व से संबंधित जानकारी प्राप्त करना होता है। उस व्यक्ति की सफलता, उसका कार्य, भविष्य की योजनाएं तथा अन्य बातों के बारे में जानना और यह जानकारी लोगों के सामने प्रकट करना भी साक्षात्कार का उद्देश्य होता है। दूसरा, कोई सामान्य व्यक्ति किसी बड़ी दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी होता है।
ऐसे व्यक्ति से प्रत्यक्ष देखी गई दुर्घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी साक्षात्कार का उद्देश्य हो सकता है। किसी बड़ी रेल दुर्घटना या अग्निकांड के प्रत्यक्षदर्शी यानी आंखों से स्वयं वहां पे उस घटना को घटते समय जो आंखों से देखता है, जो प्रत्यक्ष रहता है वहां पे, उसे प्रत्यक्षदर्शी कहा जाता है। किसी दुर्घटना से आहत व्यक्तियों के साक्षात्कार इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे साक्षात्कार समाचार को प्रभावपूर्ण और सजीव बनाते हैं। इसके साक्षात्कार का तीसरा उद्देश्य है किसी सामाजिक समस्या को लोगों के सामने उजागर करना भी साक्षात्कार का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऐसी समस्याओं में अटके हुए लोगों का साक्षात्कार लेना, उनकी आपबीती जनता के सामने लाना और उस समस्या की गंभीरता पर प्रकाश डालना, किसी सामाजिक घटना या कुरीति के पीछे छिपे कारणों को भी साक्षात्कार द्वारा वाणी दी जा सकती है। चौथा उद्देश्य है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय घटना के बारे में या किसी विशेष बात को लेकर विशेषज्ञ व्यक्ति से साक्षात्कार द्वारा जानकारी ली जाती है। राष्ट्र का बजट घोषित होने पर अर्थशास्त्र के विद्वानों, सूर्य ग्रहण पड़ने पर खगोल विज्ञानी, भूकंप आने पर भूवैज्ञानिकों से भेंट साक्षात्कार लेना आदि के घटना के बारे में उनसे पूछा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कारों द्वारा अनेक आशंकाओं का समाधान भी हमें मिलता है। साक्षात्कार का जो पांचवा उद्देश्य है वह है किसी बड़े राजनीतिज्ञ से सामाजिक राजनीतिक मसलों पर चर्चा कर उस विषय पर उनके विचारों को जनता के सामने साक्षात्कार द्वारा ही पहुंचाया जाता है। सरकार नीति पर पक्ष विपक्ष के नेताओं से की जाने वाली बातचीत द्वारा अनेक तथ्यों को उजागर किया जाता है। नेताओं के साक्षात्कारों से जनता को किसी निर्णय तक पहुंचने और जनमत का निर्णय करने में इससे सहायता मिलती है। इसका छठा उद्देश्य है किसी आम सामाजिक समस्या को लेकर आम आदमी के विचारों को भी उनके साक्षात्कार द्वारा जानना सरल होता है। महंगाई, देश का कानून, राजनेताओं की नीति आदि समस्याओं के बारे में जनता से प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर जनमत जानना भी साक्षात्कार का उद्देश्य रहा है। अतः सारांश रूप में हम उपरोक्त उद्देश्यों को देखने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार द्वारा उत्तरदाता के विचारों को जानने समझने में इससे सहायता होती है। घटना दुर्घटना का विस्तृत विवरण तथा प्रक्रिया का पता भी चलता है और विशेषज्ञों द्वारा परामर्श भी मिलता है। तो ये सभी साक्षात्कार के उद्देश्य हैं। तो इस साक्षात्कार की प्रक्रिया कैसे चलती है इसकी ओर हम बढ़ेंगे। तो इस साक्षात्कार एक कला है और वह परस्पर होने वाली प्रक्रिया है। ये एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। उत्तरदाता और साक्षात्कारकर्ता के बीच में चलने वाला जो संवाद है, विचारों का जो आदान प्रदान है, या आदान प्रदान प्रश्न और उत्तर के माध्यम से चलते रहता है। तो एक तरफा प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच में चलने वाली यह प्रक्रिया है। इसका आरंभ धीरे धीरे होना चाहिए और विकसित होकर स्वाभाविक ढंग से वह समाप्त होना चाहिए। इसकी जानकारी साक्षात्कारकर्ता को होना बहुत जरूरी होता है। इस पूरी प्रक्रिया को 3 विभागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उत्तरदाता का चयन। साक्षात्कारकर्ता को सर्वप्रथम यह निर्णय कर लेना होता है कि विषय विशेष पर किस व्यक्ति का साक्षात्कार किया जाए। सोचिए, समाजशास्त्र से संबंधित कोई विषय है, या विज्ञान से संबंधित कोई विषय है, या साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई विषय है। तो हमें कहानी कला है, या उपन्यास कला है,
इस कलाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए उस कला से संबंधित अधिक जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ कौन हैं, पहले हमें यह जांच कर लेना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में यह बात ठान लेनी चाहिए कि इन इन इनसे अगर हम मिलेंगे। समझिए, आप दलित विमर्श की बात चल रही है, स्त्री विमर्श की बात चल रही है, किन्नर विमर्श की बात चल रही है, आजकल दलित आत्मकथाएं भी बहुत कुछ लिखी जा रही हैं, जो हजारों सालों से एक दलित समुदाय, पिछड़ा हुआ समुदाय बहुत ही अनक्षरता के चलते, शिक्षा के अभाव के चलते वह पिछड़ा हुआ था। आज के संदर्भ में बहुत सारी दलित आत्मकथाएं लिखी जा रही है। उस आत्मकथाओं के माध्यम से अपनी जो पीड़ा है, अपनी जो वेदना है, उसे लिख पा रहे हैं। तो ऐसे संदर्भ में दलित साहित्य की विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्ति कौन हैं? अधिकतर साहित्य के क्षेत्र में जिनकी चर्चाएं चल रही हैं, उस विषय के संपूर्ण ज्ञान जिनसे प्राप्त हमें हो सकता है, ऐसे व्यक्ति का चयन करके ही हमें उनके पास एक प्रश्नावली तैयार कर लेकर उनके पास जाना पड़ता है। और उत्तरदाता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे समस्या या घटना की पूरी जानकारी हो और उससे प्राप्त होने वाली सूचनाएं प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, साक्षात्कार के लिए समय का निर्धारण। साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति का चयन करने के बाद व्यक्ति से साक्षात्कार करने के लिए समय मांगा जाता है, क्योंकि हम जब उनका इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, साक्षात्कार लेने के लिए जाते हैं, तो उस संदर्भ में वे फ्री रहना, उनके लिए टाइम होना बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मसम्मान रखता है और चाहता है कि लोग उससे महत्वपूर्ण समझे, इसीलिए उस व्यक्ति की सुविधानुसार ही समय और स्थान का निर्धारण करें। यानी जो साक्षात्कार दाता है, उत्तरदाता जो है, उस उत्तरदाता को ही समय और स्थान का निर्धारण करने की छूट साक्षात्कारकर्ता को देना बहुत जरूरी होता है। अचानक किसी व्यक्ति के घर या कार्यालय पहुंचकर साक्षात्कार का अनुरोध करना यह अनुचित कहलाता है। इसीलिए टेलीफोन द्वारा या व्यक्तिगत रूप से स्वयं मिलकर पहले ही उनसे समय और स्थान का निर्धारण कर लेने के पश्चात ही हम उनके पास जाएं। तीसरा है आवश्यक स्थिति। साक्षात्कार का समय, स्थान और वातावरण साक्षात्कार लेने और देने वाले दोनों व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक होना चाहिए, ताकि आत्मीय माहौल में अच्छी बातचीत हो सके। तो साक्षात्कार की व्यावसायिक कुशलता इसी में है कि वह बड़े सहज ढंग से साक्षात्कार प्रारंभ करे। जब उत्तरदाता से साक्षात्कार लेने के लिए हम चले जाते हैं तो बड़े उचित लहजे में, बड़े मृदु शब्दों में उसका शुभारंभ हमें करना पड़ता है। प्रारंभ में ही उत्तरदाता से आत्मीयता और घनिष्ठता स्थापित कर लेना यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साक्षात्कारकर्ता की अनिवार्य योग्यता मानी जाती है यह उत्तरदाता को सदैव बोलने के लिए प्रोत्साहित करना और उसे बीच में टोकना नहीं चाहिए, बीच बीच में उन्हें रोकना नहीं चाहिए। वो मुक्त रूप से उन्हें बोलने के लिए अवकाश देना बहुत जरूरी होता है। यदि उत्तरदाता विषय से भटक रहा हो तो तुरंत क्षमा मांगते हुए उनसे सही दिशा में बोलने का आग्रह कर लेना चाहिए। साक्षात्कार के समय साक्षात्कारकर्ता जो होता है उन्हें इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और क्या है? पहला है, साक्षात्कार के प्रारंभ के पूर्व ही अपना पूरा परिचय तथा अपने समाचार पत्र या पत्रकारिता का उन्हें परिचय दे। साक्षात्कार का उद्देश्य बताए और प्रकाशन या प्रसारण की अवधि भी उन्हें पहले बताना, यह साक्षात्कारकर्ता की पहले जिम्मेदारी है। दूसरी, अभिवादन के बाद तुरंत प्रश्नों का आरंभ न करें, बल्कि
प्रारंभ में कुछ हल्की फुल्की बातें करें, इधर उधर की बातें कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य साक्षात्कारकर्ता को करना चाहिए। फिर उसके पश्चात धीरे धीरे साक्षात्कार के विषय में उनका ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। तीसरा है साक्षात्कार में उत्तरदाता के विवरण मूलक शैली में प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्नों का एक क्रम हो ताकि उसमें तारतम्यता स्थापित की जा सके। और चौथा है प्रश्न आक्रामक तरीके से नहीं पूछने चाहिए। जहां तक हो सके वाद विवाद से बचना चाहिए। जिनसे हम साक्षात्कार ले रहे हैं, हम जो प्रश्नावली तैयार कर लेकर जाते हैं वे उन प्रश्नावली से वाद विवाद उत्पन्न न हो, इसका ध्यान भी साक्षात्कारकर्ता को रखना बहुत जरूरी है। और पांचवी बात उन्हें ध्यान में रखने की यह है कि उत्तरदाता को नीचा दिखाने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने को उत्तरदाता से अधिक बुद्धिमान या श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास कदापि नहीं करना चाहिए, वरना हम जिस उद्देश्य को लेकर वहां पहुंचे थे उस पर पानी फिर जाएगा। और जो साक्षात्कार करता है उसे इस ओर भी ध्यान देना होता है कि साक्षात्कार के समय सहजता प्रदर्शन हो और स्वाभाविक ढंग से साक्षात्कार समाप्त हो। उत्तरदाता को सहयोग के लिए धन्यवाद देना भी बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ अभिवादन के साथ उनसे विदा लेनी चाहिए। और सातवीं बात ध्यान देने की यह है कि साक्षात्कार प्रकाशित होने पर संबंधित पत्र पत्रिका का अंक उत्तरदाता तक पहुंचाना साक्षात्कारकर्ता का नैतिक दायित्व है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, इसे अवश्य निभाना चाहिए। इसके पश्चात साक्षात्कार के प्रकार, साक्षात्कार के उद्देश्यों और उत्तरदाता के आधार पर साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार किए जाते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। व्यक्तिगत साक्षात्कार, जब किसी व्यक्ति विशेष से अकेले में हम साक्षात्कार करते हैं उसे व्यक्तिगत साक्षात्कार कहते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार अधिकतर ऐसे राजनेता, फिल्मी अभिनेता, अभिनेत्रियां, पत्रकार, विषय विशेषज्ञ, डॉक्टर्स या वैज्ञानिक आदि प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार किया जाता है। दूसरा सामूहिक साक्षात्कार, जब एक साथ कई व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जाता है तो उसे सामूहिक साक्षात्कार कहते हैं। किसी एक समस्या पर किसी समूह से बातचीत करना या किसी बड़ी दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शियों से घटना के संबंध में साक्षात्कार करना इस श्रेणी में आता है। सामाजिक अनुसंधानों में ये काफी महत्वपूर्ण कहलाता है। और जो तीसरा प्रकार है वह है उपचार मूलक साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार को चिकित्सा मूलक साक्षात्कार भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक दशा जानने के लिए इस प्रकार का साक्षात्कार किया जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति से समस्या के कारण और निवारण के उपाय जानने के प्रयास भी किए जाते हैं। किसी सामाजिक घटना या दुर्घटना के कारण जानने के लिए भी इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज के इस कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया है, तो ऐसे संदर्भ में जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वैद्य हैं, उनसे मुलाकात करके ये कोरोना महामारी फैलने का कारण क्या है, किससे कोरोना महामारी फैलती है, इसके रोकने के उपाय क्या है, इससे बचना है तो क्या करना चाहिए, किन किन बातों की ओर जनता ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, किन किन बातों से उन्हें बचना है आदि की जानकारी इस उपचार मूलक साक्षात्कार के अंतर्गत ली जाती है। हाँ, किसी सामाजिक घटना या दुर्घटना के कारण जानने के लिए भी इस प्रकार के साक्षात्कार लिया जाता है। इस साक्षात्कार की विशेषता यह होती है कि इसमें उत्तरदाता को अपने अनुभव बताने की पूरी छूट वहां पे होती है। और जो चौथा प्रकार है वह नियंत्रित साक्षात्कार। नियंत्रित साक्षात्कार किसी उद्देश्य विशेष के लिए
होते हैं। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार कर ली जाती है। इस प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर विकल्प के रूप में दिए जाते हैं। उत्तरदाता को इन विकल्पों में से ही अपना उत्तर ढूंढना होता है। इस प्रकार के साक्षात्कारों में प्रश्न और उत्तर पहले से ही निर्धारित होते हैं। जो पांचवा प्रकार है वह है अनियंत्रित साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में विषय तो निर्धारित होता है, लेकिन न तो प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं और न ही उनके उत्तर। इस प्रकार के साक्षात्कार में उत्तरदाता को अपनी बात कहने की पूरी छूट दी जाती है। साक्षात्कारकर्ता उनकी अभिव्यक्ति के समय बीच बीच में उनकी बातों को रोकने का प्रयास कदापि नहीं करना चाहिए। अनियंत्रित साक्षात्कार का लाभ यह है कि इससे विस्तृत विवरण एवं सूचनाएं उनसे प्राप्त होती हैं। छठा है आवृत्ति मूलक साक्षात्कार। किसी घटना के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आवृत्ति मूलक साक्षात्कार की सहायता ली जाती है। इसमें घटना को कई भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है। चुनाव अभियान तथा उसका मतदाता पर प्रभाव जानने के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार और चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण इस श्रेणी में आते हैं। तो ये हैं साक्षात्कार के प्रकार। इसके पश्चात साक्षात्कारकर्ता के लिए जो आवश्यक गुण हैं वे इस प्रकार है। हमने पहले ही कहा है कि साक्षात्कार एक कला है। जो इस कला में माहिर होता है वह उतना ही सटीक साक्षात्कार कहलाता है। तो देखिए, पहला है विषय का ज्ञान। जिस प्रकार साक्षात्कार के लिए उत्तरदाता को पर्याप्त तैयारी कर लेनी पड़ती है, उसी प्रकार साक्षात्कारकर्ता को भी विषय का पर्याप्त ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। जिस विषय पर साक्षात्कार में प्रश्न पूछने हैं उस विषय का अध्ययन कर लेना बहुत जरूरी होता है। बिना उस विषय के ज्ञान के कोई भी साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से प्रश्न पूछ नहीं सकता। इसके अलावा साक्षात्कार से नई नई बातें निकालने में भी संवाददाता को कुशल होना चाहिए। यदि साक्षात्कारकर्ता को विषय का पर्याप्त ज्ञान होता है तो उत्तरदाता से वह पूरक प्रश्न पूछ सकता है, वरना नहीं। दूसरा है आत्मीयता। तो उत्तरदाता और साक्षात्कारकर्ता के बीच में आत्मीयता का होना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए जब भी हम प्रश्नावली लेकर उत्तरदाता के सामने जाते हैं तो सीधा प्रश्न न पूछते हुए इधर उधर की बातें करते हुए, उनके सुख दुख की चर्चा करते हुए, उनके परिवार के बारे में चर्चा करते हुए, उनके कार्यों के बारे में चर्चा करते हुए उनके साथ एक आत्मीयता का जुड़ाव, आत्मीयता का संबंध जब उनके साथ जुड़ जाता है तो वे दिल खोलकर, जी खोलकर हमारे प्रश्नों का बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनत्व के चलते वे उनका जवाब देना शुरू कर देते हैं। यदि साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के बचपन की कुछ घटनाओं या उनके निजी जीवन की कुछ बातों को पहले से ही पता हम लगा लेते हैं और साक्षात्कार के समय उनका उल्लेख करते हैं तो निश्चित रूप से परिवेश में बहुत ही आत्मीयता आ जाती है और साक्षात्कार दोनों के लिए सहज बन जाता है और दोनों बेझिझक उस विषय की गहराई में जाने के लिए यहाँ पे एक सहजता बन पाती है। तीसरा है दूरदर्शिता एवं अंतर्दृष्टि। साक्षात्कारकर्ता में पर्याप्त मात्रा में दूरदर्शिता का होना बहुत जरूरी होता है और उनकी यह अंतर्दृष्टि अत्यंत पैनी होनी चाहिए ताकि वह उत्तरदाता के मन के भावों को तुरंत समझ सके। यदि साक्षात्कारकर्ता दूरदर्शी होगा तो वह पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। साक्षात्कारकर्ता को यह भी पता होना चाहिए कि किन बातों से उत्तरदाता के मन को चोट पहुंचती है और कौन कौन सी बातें उत्तरदाता को प्रसन्न कर देती हैं। इसका ध्यान साक्षात्कारकर्ता को रखना बहुत जरूरी होता है। चौथा है स्वतंत्रता।
साक्षात्कारकर्ता को अपने विचारों को उत्तरदाता पर लादना नहीं चाहिए। यदि ऐसा होता है तो साक्षात्कार के निष्कर्ष गलत और दोषपूर्ण होता है। उत्तरदाता को इतनी स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिए कि वह अपनी बातों को भली भांति प्रकट कर सके, मुक्त रूप से वह अभिव्यक्त कर सके। कभी कभी ऐसा होता है कि साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के विषय में पहले से ही कुछ विचार बनाकर आता है। साक्षात्कारकर्ता का पूर्वाग्रह से ग्रसित होना बहुत ही गलत होता है। हो सकता है उत्तरदाता से उसके विचार मेल न खाते हो। ऐसे समय विचारों के टकराव से हमें बचना चाहिए। पांचवा है संवेदनशीलता। साक्षात्कारकर्ता को पर्याप्त मात्रा में संवेदनशील होना बहुत जरूरी होता है ताकि वह उत्तरदाता के भावों को समझ सके, मुखाकृति और शारीरिक मुद्राओं का वास्तविक अर्थ लगा सके। इन बातों से न बोलते हुए भी बहुत कुछ हम जान और समझ सकते हैं। उत्तरदाता के शारीरिक संकेतों को समझकर उसकी आंतरिक स्थिति का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। और साक्षात्कारकर्ता के लिए छठा जो गुण है वह घनिष्ठता और मित्रता का व्यवहार। साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता में पर्याप्त घनिष्ठता होनी चाहिए ताकि उत्तरदाता साक्षात्कार के उद्देश्य को समझकर सहयोग कर सके। साक्षात्कारकर्ता के द्वारा पूछे गए सवालों का बड़ी आत्मीयता के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ वो जवाब तभी दे सकते हैं जब हमारा व्यवहार मित्रवत घनिष्ठता का संबंध उनसे बन पाता है। वरना साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता में भिन्नता का भाव उत्पन्न हो जाता है। अगर हमें मित्रवत व्यवहार नहीं है, घनिष्ठता उनके साथ नहीं है, तो दोनों के बीच में एक खाई निर्माण होती है और साक्षात्कार का हमारा मकसद, उद्देश्य वहां पे वैफल्य की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। घनिष्ठता स्थापित करने का आसान सा तरीका यही है कि सहानुभूति पूर्वक पूरे मनोयोग से दूसरे की बात सुनी जाए। वे जो भी बातें कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ हम ऐसा भाव दिखाना चाहिए कि उनके बातें हमें पसंद आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। इस प्रकार के हाव भाव हमें उनके सामने प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार उपसंहार के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार समाचार पत्र का एक अविभाज्य अंग है, जिसमें किसी व्यक्ति या समूह का साक्षात्कार लिया जाता है। अलग अलग उद्देश्यों को लेकर अलग अलग प्रकार के साक्षात्कार लिए जाते हैं। साक्षात्कारकर्ता अपनी अनुकूलता के अनुसार जिस उत्तरदाता का साक्षात्कार वह लेने जा रहा होता है, उससे पूर्व वह पूर्ण तैयारी के साथ यानी प्रश्नावली को तैयार कर लेता है और उत्तरदाता के साथ घनिष्ठता साधते हुए और बड़ी आत्मीयता के साथ एक एक प्रश्नों को पूछते हुए अपने गंतव्य की ओर पहुंचता है। इसमें संवाददाता का व्यक्तित्व काफी मायने रखता है। समाचार संकलन के सभी तरीकों और स्रोतों में साक्षात्कार को सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो के अंतर्गत साक्षात्कार का अर्थ, उसकी परिभाषा, साक्षात्कारकर्ता के लिए ध्यान में रखने वाली बातें, साक्षात्कारकर्ता के लिए के आवश्यक रहने वाले गुण आदि की चर्चा इसमें हमने की है। और आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।